हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो आज मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पिछली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्ले बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डॉट डॉट के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ए है वुडवर्थ, बी है गैरेट, सी है हॉलैंड, डी है थॉर्नडाइक। तो किसके अनुसार जो है विकास और आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है? बालक का विकास जो होता है वो आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है, ये किसने कहा है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? आंसर करिएगा आप लोग, किसका है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वुडवर्थ का। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, वुडवर्थ का है। किसने कहा है? वुडवर्थ ने कहा है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ए है एरिक्सन ने, बी है फ्रायड ने, सी है कोहलर, डी है वॉटसन। तो किसने किया है? मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है विकास के? तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका एरिक्सन। एरिक्सन ने विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, एरिक्सन ने। ठीक है, इसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन से? तो 8 चरण दिए हैं। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास वर्सेस अविश्वास। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास जो आती है आपकी 0 से 18 माह या फिर 0 से 2 साल तक। ठीक है, आपकी ये पहली अवस्था है। ठीक है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। दूसरी अवस्था इन्होंने दिया है, दूसरी अवस्था दिया है स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था, स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था, शर्म, स्वायत्तता बनाम शर्म की अवस्था। ये आती है आपकी 18 माह से लेके 3 वर्ष तक, 18 माह से लेके 3 वर्ष तक रहती है। तीसरी है पहल बनाम अपराध, पहल बनाम अपराध बोध, पहल बनाम, तीसरी है पहल बनाम अपराध बोध, अपराध बोध। और ये आती है आपकी 3 वर्ष से 5 वर्ष तक, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक रहती है आपकी पहल बनाम अपराध बोध। ठीक है, चौथी अवस्था है परिश्रम बनाम हीनता, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, ये आती है आपकी 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक। ठीक है, 5 वर्ष से लेकर 13 वर्ष तक आती है आपकी परिश्रम बनाम हीनता अवस्था। ठीक है, पांचवी अवस्था है पहचान बनाम भ्रम की अवस्था, जो कि किशोरावस्था में पाई जाती है। ये है आपकी बाल्यावस्था। ठीक है, ईयर से आप लोग समझ जाइएगा कौन कौन सी अवस्था है। 5 से 13 वर्ष आपकी बाल्यावस्था चलती है। ठीक है, परिश्रम बनाम हीनता। अब ये आपकी किशोरावस्था, पहचान बनाम भ्रम की अवस्था, पहचान बनाम भ्रम की अवस्था, ये चलती है आपकी 13 से लेकर 21 वर्ष तक। ठीक है, 13 से लेकर के 21 वर्ष तक चलती है आपकी पहचान बनाम भ्रम की अवस्था। 13 से 20 या 13 से 21 कर लेंगे। ठीक है, छठवीं अवस्था है आपकी, छठवीं है लगाव बनाम विलगन की अवस्था, लगाव बनाम विलगन की अवस्था, विलगन की अवस्था। ठीक है, लगाव बनाम विलगन की अवस्था, ये अवस्था चलती है आपकी 21 से 40 वर्ष तक, 21 से 40 वर्ष तक चलती है लगाव बनाम विलगन की अवस्था। सातवीं है आपकी उत्पादक बनाम स्थिरता की अवस्था, उत्पादक बनाम स्थिरता की अवस्था, स्थिरता की अवस्था। ठीक है, उत्पादक बनाम स्थिरता की अवस्था, और ये चलती है आपकी 40 से लेकर 65 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 40 से लेकर 65 वर्ष तक चलती है। और आठवीं अवस्था है आपकी, आठवीं अवस्था है संपूर्ण बनाम हीनता की अवस्था, संपूर्ण बनाम
हीनता की अवस्था, ठीक है, हीनता की अवस्था। और ये चलती है आपकी 65 से ऊपर, ठीक है, 65+ तक चलती है आगे तक, ठीक है। तो ये हो गया संपूर्ण बनाम हीनता की अवस्था। तो ये 8 अवस्थाएं हैं, याद रखिएगा कौन कौन सी अवस्था किस किस जो है अवस्था वर्ष में देखने को मिलती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, एरिक एरिक्सन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ए है वॉटसन, बी है स्किनर, सी है गुथरी, डी है थॉर्नडाइक। तो किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा ही सीखी जाती है? तो क्रिया प्रस्तुत से आप समझ ही गए होंगे, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, किसका मानना है? आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, स्किनर का। किसका मानना है? स्किनर का मानना है कि भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा ही सीखी जाती है। स्किनर ने भाषा का क्रिया प्रसूत सिद्धांत दिया या भाषा का वातावरणीय सिद्धांत? भाषा का वातावरणीय सिद्धांत या फिर इसे कहते हैं भाषा का क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं, या फिर कहते हैं भाषा का अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत। भाषा का अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत, ये सभी इनके सिद्धांत के नाम है भाषा के, ठीक है। किसके? तो स्किनर के, ठीक है। इसके अंतर्गत भाषा का अनुकरण सबलीकरण का सिद्धांत या भाषा का क्रिया प्रसूत सिद्धांत या फिर भाषा का वातावरणीय सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने 3 प्रकार जो है 3 चरण दिए। कौन कौन से चरण दिए? 3 चरण में पहला चरण आता है आपका, पहला आता है अनुकरण। पहले बच्चे को शब्द को जो है अनुकरण के माध्यम से सिखाया जाता है शब्द को, ठीक है। दूसरा आपका आता है साहचर्य। शब्द जब बच्चा जो है याद कर लेता है, जान लेता है, तब शब्द और उस वस्तु, जिस शब्द, फॉर एग्जाम्पल डायरी, मैंने बताया था कि डायरी क्या है। डायरी के बारे में पहले डायरी शब्द को याद करवाया गया बच्चे को। सब शब्द याद करने के बाद बच्चे जो है डायरी, साहचर्य जो है डायरी और उस शब्द डायरी और जो वस्तु डायरी है उसके मध्य जो है साहचर्य स्थापित करवाया जाता है। उसके बाद फिर थर्ड है आपकी साहचर्य स्थापित करने के बाद सबलीकरण आता है। अब डायरी और जो शब्द है उसके मध्य बच्चे को जो है बार बार उस जो है क्रिया के माध्यम से उसे अभ्यास कराया जाता है। बार बार जो है डायरी और शब्द के मध्य जो है सबलीकरण यानी पुनर्बलन दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुकरण, साहचर्य और सबलीकरण। तो ये दिए हैं स्किनर ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी, स्किनर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ए है वॉटसन, बी है मैस्लो, सी है कोहलर, डी है पावलोव। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? क्या हो जाएगा आंसर? इसे मैंने कई बार आपको बता दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, मैस्लो। किसने दिया है? मैस्लो ने दिया। आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत या फिर आत्मीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, इनके सिद्धांत को आत्मीकरण का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आत्मीकरण का सिद्धांत कहते हैं। इसमें इन्होंने 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई है। 5 प्रकार की आवश्यकताएं इन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं देख लेते हैं। पहली क्या हो जाएगी? पहली है जैविकी आवश्यकता। दूसरी इन्होंने बताई है शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता। पहली जैविक की आवश्यकता, दूसरा सुरक्षा की आवश्यकता, तीसरी है स्नेह की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता, और 5वीं है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है। इन्होंने सबसे उच्च आवश्यकता किसको मानी है? मैस्लो ने। तो आत्मसिद्धि की आवश्यकता को सबसे उच्च आवश्यकता मानी है और सबसे निम्न आवश्यकता मानी है जैविकी आवश्यकता को, ठीक है। जैविकी या शारीरिक आवश्यकता, ठीक है, इसे सबसे निम्न आवश्यकता मानी है। किसने? मैस्लो ने। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा, मैस्लो, ठीक है। वॉटसन के बारे में हम लोग जानते हैं, इन्होंने संवेग के 3 प्रकार के संवेग बताए हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध, प्रेम, ये 3 प्रकार की इन्होंने संवेग बताए हैं। और ये कौन से कैसे मनोवैज्ञानिक है? तो व्यवहारवादी। कैसे है? व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है।
कोहलर जो है ये जर्मन मनोवैज्ञानिक है। अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया है कोहलर ने, या क्षेत्रीय सिद्धांत के लिए भी जाने जाते हैं। कोहलर, काफ्का और वर्दीमन ये सभी कैसे हैं, तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। गेस्टाल्टवादी, गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण आकृति। क्या होता है, जर्मन भाषा में इसके जो है अर्थ क्या होता है, संपूर्ण आकृति होती है, ठीक है। पावलोव किस लिए जाने जाते हैं, तो पावलोव ने, इनके सिद्धांत के नाम है सभी, क्या क्या नाम है, तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहते हैं, कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। और क्या कहते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, इनके सिद्धांत के नाम है। और क्या नाम है इनके सिद्धांत के, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं इनके सिद्धांत के नाम को, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इनके जो है ये सभी सिद्धांत के नाम है, इनको याद रखिएगा। और इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, तो ये रूसी मनोवैज्ञानिक है, पावलोव रूसी मनोवैज्ञानिक है, ठीक है। और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, किस पर किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, ठीक है। और इन्होंने बताया कि कोई भी जो है अच्छा अनुबंध स्थापित करने के लिए या साहचर्य, अच्छा साहचर्य, दो वस्तुओं के मध्य अच्छा साहचर्य स्थापित करने के लिए 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। ए है मुख्य या अधिकारी, ए है थायराइड ग्रंथि को, बी है एड्रिनल ग्रंथि को, सी है अंतःस्रावी ग्रंथि को, डी है पीयूष ग्रंथि को। तो किसको मुख्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो किसको कहते हैं, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। और ये सभी क्या है, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है। ए है दमन का, बी है प्रतिगमन का, सी है युक्तिकरण का, डी है प्रतिक्रिया निर्माण का। अंगूर खट्टे हैं ये किसका उदाहरण है, तो मैंने आपको कल ही बताया था ये किसका उदाहरण है। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे सी हो जाएगा, युक्तिकरण का। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, युक्तिकरण का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि के बीच होती है, बुद्धि लब्धि कितने के बीच होती है। ए है 50 से 59, बी है 70 से 89, सी है 90 से 109, डी है 110 से 129। तो मैंने आपको कई बार बताया है, अब तो याद ही हो गया होगा आपको। तो औसत बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, 90 से 110 या 109। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी, सामान्य कहे या फिर औसत कहेगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 90 से 110 या 109 है, ठीक है। मैंने बताया था आपको कि 71 से कम होगा, 71 से कम बुद्धि लब्धि होगी, 71 से कम बुद्धि लब्धि होगी तो कैसा होगा, जड़ बुद्धि कहलाएगा, जड़ बुद्धि कहलाएगा। और 71 से 80 होगी तो क्या कहलाएगा, अल्प बुद्धि कहलाएगा, अल्प बुद्धि का होगा, ठीक है। यदि बुद्धि लब्धि आपकी 81 से 90 होगी, 81 से 90 होगी तो मंद बुद्धि कहलाएगा, मंद बुद्धि होगा। और यदि बुद्धि लब्धि 90 से 110 होगी तो सामान्य बुद्धि होगी, सामान्य बुद्धि का होगा, ठीक है। और 110 से 120 होगा तो तीव्र बुद्धि होगा, तीव्र बुद्धि का होगा, ठीक है। 120 से 130 होगा तो प्रखर बुद्धि होगा, 120 से 130 होगा तो प्रखर बुद्धि होगा। और यहाँ पे देखते हैं 130 प्लस होगा, 130 से ऊपर होगा
तो प्रतिभाशाली होगा, ठीक है, प्रतिभाशाली होगा, प्रतिभाशाली होगा, ठीक है। तो ये है, ये सभी आप लोग याद रखिएगा, ये टर्मन के अनुसार है बुद्धिलब्धि, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानकीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। ए है अभ्यास द्वारा सीखना, बी है अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, सी है निरीक्षणात्मक अधिगम और डी है पुरस्कार द्वारा सीखना। तो बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा, कौन सा अधिगम होगा, तो ये हो जाएगा आपका निरीक्षणात्मक अधिगम। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, निरीक्षणात्मक अधिगम, ठीक है, निरीक्षणात्मक अधिगम। बंडूरा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, इनके सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एक तो निरीक्षणात्मक अधिगम यहाँ पे दिया ही है, ठीक है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, निरीक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत या अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, अवलोकन अधिगम का सिद्धांत, ठीक है। तो ये इनके सिद्धांत के नाम है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। ए है सहसंबंध, बी है मार्गांतरीकरण द्वारा, सी है विलयन, डी है नवीनीकरण। तो क्या हो जाएगा, तो किसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, मार्गांतरीकरण द्वारा। किसके द्वारा, मार्गांतरीकरण के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है, ठीक है। मूल प्रवृत्ति, इसमें क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को जो है एक उचित दिशा देकर, ठीक है, सही दिशा में ला करके उसे जो है सुधारा जा सकता है, ठीक है। मूल प्रवृत्तियों की क्रियाशीलता को सही दिशा दे करके उसे सुधारा जा सकता है मार्गांतरीकरण की प्रक्रिया में, ठीक है। तो ये है आपका बी, आंसर हो जाएगा मार्गांतरीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है। ए है विषम, बी है अनियमित, सी है सामयिक, डी है संचयी। प्रत्ययों का बनते रहना कैसी प्रक्रिया है, तो कैसी है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, संचयी। कैसी प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है। ए है एस कारक, बी है जी कारक, सी है विशिष्ट कारक, डी है सांस्कृतिक कारक। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी कारक। आंसर क्या हो जाएगा, बी, जी कारक कहलाती है। क्या कहलाती है, जी कारक कहलाती है, ठीक है। स्पीयरमैन ने 2 प्रकार की बुद्धि बताई है, कौन कौन सी, एक एस फैक्टर है आपका, एक एस फैक्टर और एक है जी फैक्टर। एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर यानी कि विशिष्ट कारक, और जी से यानी सामान्य कारक, ठीक है। एस क्या होता है, एस जो होता है ये सभी में नहीं पाई जाती है और ये जन्मजात नहीं पाई जाती, ठीक है, ये जन्मजात नहीं होती है, इसे अर्जित किया जाता है, ठीक है, जो आपका विशिष्ट कारक जो होता है। जबकि जी फैक्टर जो होता है यानी कि सामान्य कारक जो होता है, ये जो है सभी में जन्मजात होती है और सभी में सामान्य रूप से पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। ए है शिक्षण तकनीकी पर, बी है शारीरिक क्षमता पर, सी है व्यक्तित्व विभिन्नता पर, डी है पारिवारिक स्थिति पर। तो पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का जो है सबसे अधिक ध्यान किस पर होना चाहिए, तो किस पर होना चाहिए, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, व्यक्तित्व विभिन्नता पर होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए, व्यक्तित्व विभिन्नता पर होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य कक्षा है, इसमें सभी जो है बच्चे जो है शामिल होंगे सामान्य कक्षा में। इसमें क्या होता है कि सभी बच्चे व्यक्तित्व विभिन्नता पर क्यों ध्यान देना चाहिए, कि सभी बच्चों में क्या होती है, सभी बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बच्चा लेट सीखता है तो सबकी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, एक जैसे तो सभी रहते ही नहीं है, कोई लेट सीखेगा, कोई तुरंत सीख लेता है, तो ये क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पे ध्यान देना चाहिए अध्यापक को, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है,
व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है। ए है व्यक्तित्व, बी है समायोजन, सी है संवेदना, डी है चरित्र। तो व्यक्ति में मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है तो क्या कहलाता है? क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए व्यक्तित्व कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने को विधियों में से एक विधि है। ए है आकृति, बी है स्तंभ आकृति, सी है गुम्फाक्षर आकृति, डी है स्वलिखित आकृति। तो आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से कौन सी है? एक है आपकी बी स्तंभ आकृति। क्या हो जाएगी? बी हो जाएगी स्तंभ आकृति के द्वारा, या फिर आप पाई चार्ट के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, पाई चार्ट या फिर वेन आरेख के द्वारा। ठीक है, तो ये होती है विधियाँ। ठीक है, आवृत्ति वितरण को प्रदर्शित करने की, स्तंभ आकृति, पाई चार्ट या वेन आरेख। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है शून्य, डी ये सभी। सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है तो क्या हो सकता है? यहाँ पे सभी हो जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी हो जाएंगे। सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी और शून्य भी। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।